हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का वेलकम टू द एजुकेशन ऑफ द वर्ल्ड में स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम वी विल टू एजुकेट द वर्ल्ड है और हमारी जो इंग्लिश की जो टेस्ट सीरीज़ है और इंग्लिश टेस्ट सीरीज़ के अलावा इंग्लिश के जो कंटेंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो हमारे वीडियो वाइज छोटे छोटे पार्ट में आपको मिलते हैं, वही टॉपिक्स हम कंटिन्यू करते हैं जो हमारा प्रीवियस क्लास का टॉपिक रहा है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट जो वीडियो ली थी वो वीडियो नरेशन की थी। मैं उसका एक छोटा सा रिकैप आपको दूंगा जो कि पुरानी वीडियो के तहत रहेगा कि हमने क्या पढ़ा था पहले, ताकि लिंक जो है आपकी ना टूटे और आप समझ पाएँ कि कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक टॉपिक चलने वाला है। तो जो लिंक है वो एक दूसरे को इस्टेब्लिश करने के लिए वी विल एक्चुअली सम recap some rules so that we may understand that what we will have to study। दोस्तों, नरेशन का जो टॉपिक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये टॉपिक अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे अलग से, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े टॉपिक है, जैसे आपका टेंस होता है, इसमें चलता है। यानी बिना टेंस की जानकारी के, विदाउट नॉलेज ऑफ टेंसेस यू कैन नॉट गो थ्रू द नरेशन। आपको यदि नरेशन समझना है, इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड नरेशन, इन दैट केस यू शुड स्टडी फर्स्ट टेंस सो दैट यू मे अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंसेस, वेयर द हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड with which kind of particular subject, which kind of particular tense takes the particular helping verb or something else, which is actually taught by me already in our previous classes। हमारी प्रीवियस क्लासेस में टेंस को मैंने पढ़ाया है दोस्तों। उसी क्लास में से अगर आप कंसेप्ट को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ मिल जाएगी। अब आता है हमारा टॉपिक्स है क्या। सबसे पहले तो ये बात मैंने थोड़ा सा आपको पहले भी डिस्कस किया था, उसी को मैं रिकैप कर रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की चर्चा कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा है और सुनने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति की बात को किसी और जगह पहुँचा रहा है, मतलब एक न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि न्यूज़पेपर में 3 लोग काम करते हैं। एक जिसकी न्यूज़ बन रही है, एक जो न्यूज़ बना रहा है, और एक न्यूज़ जिसकी जो न्यूज़ पढ़ने वाला है। द पर्सन हु एक्चुअली राइट्स, दैट इज़ कॉल्ड अ मीडियम। जो इंसान बीच में लिखता है, लिख करके बताता है या मतलब आपको पढ़ाता है, सुनाता है, वो आपका कौन होता है? मीडियम होता है। मतलब कि इस व्यक्ति ने कहा या राजू ने मुझसे कहा कि भाई वो बिज़ी है। भाई ये बात मैं किसी न किसी को तो बताऊंगा। राजू ने मुझसे कहा और मैं किसी और को बता रहा हूँ, तो राजू एक अपना एक पर्सन हुआ, सुनने वाला मैं हुआ, और जिसको मैं कह रहा हूँ वो भी एक पर्सन हुआ। यानी नरेशन 3 लोगों के बीच का माध्यम है। अब ये टॉपिक यूज़ क्यों होता है और कहाँ होता है, उसका यूज़ कैसे? तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कई बार जब इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज करते हैं, यानी कि आप बात को 2 तरीके से बोल सकते हैं। आपने सुना होगा मिर्च मसाला लगा के बोलता है कहीं, जैसे होगी एक बात तो उसमें मिर्च मसाला लगा के 2 बात कर देंगे। आदत तो हमारे सुनी ही है हमने। यही सेम हैबिट अगर आप थोड़ा सा एग्जांपल में लेके चलो दोस्तों, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि किसी व्यक्ति ने उसको बोला कि मैं बिज़ी हूँ, मतलब वो बोल रहा है कि ही सैड, जैसे मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर मैं सेंटेंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा देखिए ज़रा, देखिए, he said to me I am busy now। मैं इसी सेंटेंस से आपको पूरी नरेशन का कंसेप्ट समझाऊंगा कि नरेशन में क्या क्या चेंजेस होने हैं। जो चेंजेस होने हैं उन्हीं को मैं समझा दूंगा आज के दिन में। आज का जो रूल होगा वो यही होने वाला है, और टेंसेस में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों। सबसे पहले तो ये कि ये जो बताने वाला है ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल रहा है कि वो कौन है, बिजी है, लेकिन जिससे वो कह रहा है वो भी तो एक पर्सन है। यहाँ पे जो सुनने वाला है वो भी तो एक पर्सन है। इसी ने ये बात सुनी और सुन करके इस व्यक्ति ने किसी और थर्ड पर्सन को समझाई, किसी और व्यक्ति को बताया कि भाई उसने कहा कि वो बिजी है, तो मैं भी तो किसी को बोल ही रहा हूँ। अब यहाँ पे जो टॉपिक्स है, ये जो सेंटेंस है, ये क्या क्या है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि ये जो आपका टॉपिक है ये वाला, यानी कि ये पहला का पहला जो सेंटेंस होता है जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा में होता है, यही आपका रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है, रिपोर्टेड वर्ब। और जो सेंटेंस उसने अगला इन्वर्टेड कॉमा में यूज़ किया वही उसका रिपोर्टेड स्पीच बन जाता है दोस्तों। ये पहला तो कंसेप्ट ये है, यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है। लिखने वाली बात ये है कि जो इन्वर्टेड कॉमा वाला जो सेंटेंस होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा का होता है, आप इसमें चाहें तो लिख सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा, एक सेकेंड, इन्वर्टेड कॉमा वाला जो केस होता है ये वाला, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि यही आपका कंसेप्ट है। दूसरा जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा होता है, जो विदाउट है वही आपका विदाउट इन्वर्टेड है, आप ऐसे बना सकते हो, यही आपका कहलाता है रिपोर्टेड वर्ब। अब ये बात तो समझ में आने वाली बात है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है दोस्तों इसमें, दूसरी बात इसमें ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि रिपोर्टेड वर्ब जो है पहले ही आए, रिपोर्टेड स्पीच बाद में है, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा सेकंड सेंटेंस की हो और रिपोर्टेड वर्ब हमेशा पहला सेंटेंस, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि रिपोर्टेड वर्ब पहले ना होकर रिपोर्टेड स्पीच पहले हो और रिपोर्टेड वर्ब बाद में। जैसे आई एम बिजी नाउ ही सेड टू मी, आप ये भी तो कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये आगे पीछे हो सकता है, जम्बल्ड हो सकता है ना। पहली कंडीशन तो यही बनती है दोस्तों। ये एक डेफिनेशन बेस है जो मैंने आपको रिकैप में बताया था। मैं दोस्तों रिकैप कर रहा हूँ तो मेरी जो स्पीड होगी वो कॉमन नहीं होगी, थोड़ी स्पीड में होगा, क्योंकि ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसकी वीडियो आपको यूट्यूब के चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगी मेरे चैनल। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये सेंटेंस में थोड़ा सा आपको थोड़ा बारीकी से मैं समझा दूँ कि क्या कहना चाहता हूँ मैं इस चीज़ को। देखिए, अगर आप थोड़ा उसको बारीकी से समझें, इसमें आपके 5 रूल जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। अगर आपने वो 5 रूल पढ़ लिए तो ये मान के चलो कि आपकी नरेशन क्लियर हो गई। तो देखिए, पहले तो नरेशन कितने टाइप की होती है ये मैंने पिछली बार बताया था। नरेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब जिसमें सेंटेंस सामने वाले ने जैसा कि जैसा बोला वैसे कि वैसा ही उस व्यक्ति ने तीसरे व्यक्ति को बता दिया, मतलब किसी भी तरह के कोई चेंजेस ना किए हों, वो आपका चेंजेस कह सकते हैं। जिसमें चेंजेस ना हो, वेयर देयर इज नो चेंज इन द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में क्या है दोस्तों, जिसमें आपके चेंजेस होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, या फिर कह सकते हैं कि चेंज होता ही है, ये कह सकते हैं आप। विदाउट इसके वो चेंज के बगैर वो चीज़ हो ही नहीं सकती पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड अ इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट पार्ट इसमें जो हमारा, इसमें देखिए रिकैप ले रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं समझाऊंगा आज से। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है कि मोहन जो है उसके दोस्त को बोलता है कि भाई वो क्या है, हम लकी हैं, मतलब उसने ऐसा बोला। तो ये जो पहला वाला सेंटेंस है ये क्या है, आपका रिपोर्टेड वर्ब है दोस्तों, और ये आपका जो सेकंड सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा वाला, वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होती है। यही आपका ये जो कंसेप्ट है मैंने आपको बताया रिपोर्टेड स्पीच वाला, यही है। ऐसे ही बाकी जो टॉपिक्स हैं तो आप देखेंगे कि इसमें जो आपके 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं नरेशन के जो उससे बनते हैं। असर्टिव, जो कि आपको सेंटेंस दिख रहा है, ऐसा सेंटेंस जो नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस से बना हुआ रहता है वो आपका असर्टिव होता है। आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि क्वेश्चन फॉर्म होता है, जिसमें आप क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आप एडवाइस करते हैं, या फिर कह सकते हो कि इट्स लाइक अ सजेस्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस। ऐसे सभी सेंटेंस जिसमें आप सजेशन दे रहे हो किसी को, एडवाइस कर रहे हो किसी को, वो सबके सब सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसी प्रकार आपके जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो ऐसे टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसमें आप ब्लेसिंग्स कह सकते हैं, कर्ज कह सकते हैं, यानी कि जितने भी श्राप वाले सेंटेंस होते हैं, चाहे उसमें दुआएं हों चाहे आशीर्वाद हों, ये सब के सब सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वही होता है दोस्तों जो सरप्राइजिंग से रिलेटेड होते हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ गई है, AI आ गई।
आजकल तो गूगल की वेबसाइट या किसी भी तरह की जो सॉफ्टवेयर होता है, अगर वो चीज़ नहीं चलती है तो वो भी आपने देखा होगा कि उसमें भी लिखा आता है ऊप्स देयर साइट कैन नॉट बी रीच्ड। तो आजकल कह सकते हो कि ये फीलिंग्स से भरा हुआ सेंटेंस होता है, सरप्राइजिंग होता है, शॉकिंग होता है, ये सब चीज़ें उसमें चलती हैं दोस्तों, और तो उसमें कुछ है नहीं। अब आता है दोस्तों उसमें समझने की बात कि आपको देखिए यहाँ पर जितने भी आपके जो कंसेप्ट होते हैं, जहाँ पर अब देखिए ये तो क्या है, चेंजेस वाले कंसीडर है, तो मैं आपको ये फिर से समझाऊंगा आज। लेकिन अब आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, वो समझिए कि नरेशन के जो 5 रूल होते हैं, आप कह सकते हैं आप यहाँ पर समझिए 5 रूल्स ऑफ नरेशन for making direct speech to indirect speech। कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में आपको डायरेक्ट आएगा और आपको इनडायरेक्टली बोलेगा। हो सकता है कि इनडायरेक्ट आ जाए और डायरेक्ट बोले, ये भी पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि रूल तो दोनों के लिए पॉसिबल है। अगर दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन है। इसी प्रकार डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, समझिए जरा, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला रूल क्या है इसमें, एक सेंटेंस लेंगे, उस सेंटेंस से समझने की कोशिश करेंगे। एक सेंटेंस यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, एक छोटा सा सेंटेंस समझने के लिए ज़रूरी है। जैसे लिखा है ही said to me I am busy now। अब देखिए सेंटेंस में क्या है, देखिए क्या है, ये जो सेंटेंस है ये आपका फॉर्म कहलाता है डायरेक्ट। ये डायरेक्ट फॉर्म है आपका दोस्तों, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉर्म। अब आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो पहले इनडायरेक्ट में बना देता हूँ, फिर अपन इनडायरेक्ट क्या क्या चेंजेस आए बनाने में और क्यों चेंजेस आए वो हम समझेंगे। ही एज इट इज रहेगा, सैड जो है वो हो जाएगा टोल्ड में। इसके बाद यहाँ पर आपका जो मी है वो मी ही रहेगा। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। यहाँ आई बन जाएगा ही और यहाँ एम हो जाएगा वाज, और यहाँ पर बिजी तो बिजी ही रहेगा, और नाउ जो है वो हो जाएगा देन। अब ये आपका इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया दोस्तों। अब क्या क्या चेंजेस इस सेंटेंस में आए हमें यही समझना है, और यही रूल है आपके। ये 5 रूल समझेंगे, इन्हीं के अंदर आपकी पूरी नरेशन चलती है। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, हमने पहले से शुरुआत क्या की, सैड टू को चेंज किया। किस में चेंज किया, टोल्ड में। यानी कि कभी भी सेंटेंस में डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट फॉर्म जब चेंज करते हैं तो सैड टू लिखा हुआ आएगा, या तो सैड टू आएगा या सैड आएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर सैड टू आएगा तो सैड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, और सैड जो है वो सैड ही रहेगा, दैट विल नॉट बी चेंज्ड। मतलब कि अगर टू लगा आता है तो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये पहला रूल था। दूसरा रूल क्या है दोस्तों, अब आप यहाँ पे समझेंगे दूसरा रूल, ठीक है ना। ये दूसरा रूल है, क्या लिखा है, चेंज क्या हुआ, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा और क्या लगा दिया, दैट लगाया। यानी कि आप कह सकते हो कि इन्वर्टेड कॉमा जो है इसको आप क्या करोगे, रिमूव करोगे। क्या करोगे, रिमूव करोगे, और रिमूव करके किस चेंज हो जाएगा, ये आप यूज़ करेंगे दैट। यानी आपका जो दूसरा रूल है वो आपका यही है कि आपको इन्वर्टेड कॉमा हटाना है और दैट लगाना है। तीसरा जो रूल दोस्तों इसमें आता है वो आपका क्या आता है वो समझो। पहले मैंने ही सेड टू को जगह टोल्ड लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा को मैंने दैट लगाया है। दूसरा रूल दैट लगाना है, ठीक है। तीसरी कंडीशन देखिए, ये जो है असर्टिव के लिए है, जरूर नहीं कि दैट हमेशा ही आए। कई जगह इवन इफ और वेदर भी आएगा। इंटरोगेटिव के सेंटेंस जो होते हैं उसमें इफ और वेदर आता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये परमानेंट ही है। ये असर्टिव टाइप के सेंटेंस के लिए है। जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस लगाएंगे तो वहाँ पर इफ और वेदर लग जाता है, और आपके जो दूसरे टाइप के सेंटेंस है जैसे आपका क्वेश्चन फॉर्म होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो आपके जो रूल्स होते हैं वो असर्टिव के हिसाब से बता रहा हूँ। जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होगी कि इन्वर्टेड कॉमा को लगा के क्या लगाना है। बाकी सारे के सारे रूल, अर्थात आपके 4 रूल जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स हैं, एक तरह से कह सको कि स्टैटिक हैं, जो चेंजेबल नहीं है।
देखिए जो एक रूल रहेगा, जो इन्वर्टेड कॉमा को हटाए के, वो आपका रूल जो है बदलता रहेगा सेंटेंस के अनुसार। क्लियर है दोस्तों? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे तीसरा रूल क्या कहता है हमारा दोस्तों, कि आपने क्या चेंज किया, यहाँ पर आई की जगह पर क्या यूज़ किया, ही लगाया। यानी कि आप वो कह सकते हो कि चेंज ऑफ सब्जेक्ट। ये मैं रिकैप में बता रहा हूँ दोस्तों, ये हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको उसके अंदर, लेकिन मैं फिर से समझा रहा हूँ दोस्तों। चेंज ऑफ सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, क्या जब आप नरेशन इनडायरेक्ट में बनाते हो तो आपके इन्वर्टेड कॉमा की जो सेंटेंस है, यानी रिपोर्टेड स्पीच की जो सेंटेंस है, उसका जो सब्जेक्ट है वो आपका चेंज हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? तो आपका चेंज ऑफ सब्जेक्ट आपका तीसरा रूल है। चौथा रूल क्या है दोस्तों, वो भी समझ लो आप ज़रा। अब आपका क्या है नेक्स्ट, ये के बाद अब आ रहा है आपका, यहाँ पर लगाता है एम और यहाँ पे क्या लग रहा है, वाज। यहाँ पे एम है, यहाँ पर वाज है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि पांचवा कंडीशन, चौथी कंडीशन जो इसमें है वो है आपकी कौन सी, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो रही है दोस्तों। ठीक है ना, ये क्लियर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका पांचवा रूल है दोस्तों, मैं पांचवा रूल आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ नोट कर लीजिएगा इसको। चेंज ऑफ अदर वर्ड, चेंज ऑफ अदर वर्ड। देखिए अदर वर्ड क्या है, देखिए यहाँ पे क्या था, नाउ। ये नाउ से क्या बन गया है दोस्तों, देन। तो ये जो देन है ये आपका अदर वर्ड है। यानी कि नाउ अगर लिखा है और आप इन्वर्टेड स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो नाउ का क्या हो जाता है, देन हो रहा है। अगर टुडे है तो पास्ट में वो हो जाता है प्रीवियस डे। क्या हो जाता है, प्रीवियस डे, या फिर यस्टरडे भी कह सकते हैं आप इसको। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी करंट की चीज़ होती है उसको आप पास्ट में कन्वर्ट कर, जैसे कि सपोज करो नाउ की बात कर रहे हैं, नाउ मतलब होता है अभी, पास्ट में क्या होगा, तब मतलब क्या है, पास्ट। तो आप कह सकते हैं कि जो अदर वर्ड हो वो आपका इसमें चेंज हो रहा है दोस्तों। इतना सा आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि दोस्तों ये 5 रूल नरेशन के काम के हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। अब आता है मामला कि ये जो देखिए आपका इसमें पहला रूल जो है वो आपको क्लियर हो गया और समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा दिक्कत वाला रूल नहीं है। दूसरा रूल जो था वो आपको कहता है रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, इसमें भी ज़्यादा दिक्कत वाला विषय नहीं है। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा लगाना, हटाना है और दैट लगाना है, बस इतना सा फंडा है। तीसरा रूल क्या कहता है दोस्तों, कि सब्जेक्ट को चेंज करना, सब्जेक्ट चेंज करना, और दूसरा चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब ये चेंज करना, और आपका चेंज ऑफ अदर वर्ड ये चेंज करना। ये 3 चीज़ें थोड़ी सी आपको समझने की ज़रूरत है। तो मैं आपको अभी जो पहला और दूसरा रूल है वो तो आपको क्लियर हो ही गया है। तो तीसरा रूल मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि कैसे चेंज होगा, फिर आपको आगे के लिए मैं समझा दूंगा कैसे क्या करना है आपको, है ना दोस्तों। देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तीसरा रूल जो आपका इसमें आता है, जो तीसरा रूल था वो था चेंज ऑफ सब्जेक्ट। ये आपका आ रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छा एक तरीका होता है, आप इसमें याद रखें SON। अब ये क्या है वो आप समझिए ज़रा। देखिए सेंटेंस क्या था, सब सेंटेंस था ही सैड टू मी आई एम बिजी नाउ। मैं सिर्फ आपको ये सेंटेंस इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप इसी के रेफरेंस में ही चेंज करके देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा दोस्तों। अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। क्या है अब वो समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको याद होगा मैंने जो बनाया था, चेंज किया था, वो था ही टोल्ड मी दैट आई की जगह ही हो जाएगा, ही वॉज बिजी नाउ। ये था बिजी देन, ये आपका ये था कंडीशन। ठीक है, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा से हटा के थोड़ा सा इसको चेंज कर दूँ, ये थोड़ा सा ओवर राइट हो गया है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ना आए। बिजी और ये आपका देन। अब देखिए ज़रा ध्यान से इसको, मैंने बताया SON। चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है यहाँ पर आई से क्या चेंज हुआ है, ये जो आई था ये आपका क्या बन गया है, ही बन गया है दोस्तों। तो ये जो आप पहला रिपोर्टेड स्पीच के, ध्यान रखिए ये जो पूरा कंसेप्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच के लिए है। यानी कि जो पूरा कंसेप्ट चेंज होने वाला जो है वो पूरा का पूरा चेंज आपका रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से ही हो रहा है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है, यानी आप कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच का कंसेप्ट है। ये जो है ये आपका क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। मतलब कि
आप कह सकते हैं रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वही इसमें चेंज होगा। अर्थात यहाँ पर 3 पर्सन होते हैं। एक पर्सन कौन होता है, पहला पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है आई। इसको समझने का बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ कैसे। आई, सेकंड पर्सन इसमें जो होता है वो होता है आपका यू, और थर्ड पर्सन कौन होता है इसमें आपका ही, शी, इट और नेम। ये 3 पर्सन होते हैं। ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है, यू, ये आपका सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन कौन है आपका, जो है आपका यू। अब इसको समझने का सबसे सरल तरीका क्या होता है, जब भी कोई बेनिफिट की बात आती है, यानी किसी भी तरह का बेनिफिट मिलने की बात आएगी, तो नेचुरली, चूंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, नेचुरली इंसान सबसे पहले कहाँ रखता है, अपने आप को पहले रखता है बेनिफिट के सेंस में। तो पहला पर्सन जो होता है वो कौन होता है, आई होता है, जो कि फर्स्ट पर्सन होता है। बेनिफिट में इंसान सबसे पहले अपने आप को आगे उठाता है, मैं। दूसरा आपका क्या आता है, जब सामने वाले व्यक्ति की बात आ रही है तो सेकंड पर्सन सामने वाला है, भैया इसको सेकंड पर्सन इसको लाभ मिलना चाहिए, तो इसको सेकंड पर्सन को इसने कौन होगा, यू वाला जो सेंस है वो आपका सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन जो है, जो कि थर्ड पर्सन मतलब जो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, बेनिफिट में सबसे लास्ट में ले लेंगे। पहले बेनिफिट अपने आप को दिया, फिर जो बगल वाला है उसको दिया, जो कि सामने वाला है, और थर्ड बेनिफिट उसको लिया लास्ट वाले को, अगर बच रहा है तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि आप पर्सन को ध्यान रखें थोड़ा सा। अब इसको चेंज करने का एक तरीका और क्या है, देखो आई और वी अगर लिखा है, मान लीजिए सेंटेंस में यहाँ पर आई और वी लिखा है, तो आई और वी डेफिनेटली चेंज होंगे, डेफिनेटली वो ज़्यादातर चेंज होंगे थर्ड पर्सन में। किस में चेंज होंगे, थर्ड पर्सन में। आपका कह सकते हो कि ये जो पहला सेंटेंस जो सब्जेक्ट है वो हमेशा रिपोर्टेड यूज के सब्जेक्ट के हिसाब से रहेगा। अगर सपोज यहाँ पे सेकंड पर्सन यूज़ किया जा रहा है, जो कि फर्स्ट पर्सन था ये वाला, ये जो है आपका, अगर सेकंड पर्सन यूज़ कर रहे हो तो सेकंड पर्सन हमेशा यूज़ किया जाएगा किसके सेंस में, ऑब्जेक्ट के सेंस में। यानी ऑब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको सेंटेंस में, देखो आप, ये दिख रहा है मी, ये आपका मी ऑब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन में ध्यान रखिएगा कि आपका ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। और थर्ड पर्सन अगर लिखा हुआ है, हमेशा ध्यान रखिएगा थर्ड पर्सन में नो चेंज लिखा आएगा। मतलब अगर सपोज यहाँ आई की जगह पर यहाँ पर ही का ही यूज़ किया गया होता तो फिर चेंज नहीं होता। अगर यहाँ आई है तो आई थर्ड पर्सन में चेंज हो रहा है। अगर सपोज यहाँ यू लिखा होता मान लीजिए, तो यू चेंज होता है किसमें, आई में। अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ, अगर आई है वी है तो ये चेंज हो रहा है किसमें, ही में या दे में। अगर यहाँ पर यू लिखा होता तो ये चेंज होता किसमें, अगर यू और वी लिखा होता तो ये चेंज होता आप में किसमें, आई में या वी में। और अगर यहाँ सपोज करो कि आपका ही लिखा होता या शी लिखा होता या इट लिखा होता तो ये चेंज आपका होता डेफिनेटली नो चेंज। इसमें आपको सरल शब्दों में कहूँ तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, इससे ज़्यादा सरल कुछ नहीं हो सकता। अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आई और वी है तो दे, ही और दे हो सकता है। अगर वी है तो दे लगेगा, आई है तो ही लगेगा, शी लगेगा। अगर आपका यू भी है तो आपका यू है, सॉरी वी तो आएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि वी तो फर्स्ट पर्सन है, तो आपको यहाँ आई का यूज़ करेंगे, वी का पर्सन, और ही और शी यूज़ करेंगे या इट का यूज़ करेंगे तो नो चेंज आएगा। दोस्तों ये आपके सब्जेक्ट में चेंज ऑफ सब्जेक्ट का रूल है दोस्तों। चेंज ऑफ सब्जेक्ट ऐसे होता है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चौथा रूल मैंने आपको बताया था दोस्तों, वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए ज़रा। यहाँ पर चौथा रूल जो कहता है वो ये कहता है चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब ये ही तो मेन कंसेप्ट है। मतलब अगर देखें तो आप कह सकते हैं कि अगर सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब सपोज करो, अगर रिपोर्टेड वर्ब, मैं इसका एग्जांपल आपको विस्तार से चलूँगा, अभी सिर्फ मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम एक एक रूल को अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। रिपोर्टेड वर्ब जो है, ध्यान रखना दोस्तों, अगर ये सपोज पास्ट में दिया हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में दी हुई है, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट को चेंज किस में कर देंगे वापस दोस्तों, पास्ट में करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे अभी आपको एक एग्जांपल लिया था मैंने, क्या, ही सैड टू मी, क्या लिखा है यहाँ पर, आई एम प्लेइंग मैच।
देखो यही था ना सेंटेंस दोस्तों, इस तरह की सेंटेंस था ना। देखो क्या था यहाँ पे कि यहाँ पर ये जो एम है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर वाज में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट है। क्यों चेंज हो रहा है दोस्तों, वजह यह है कि जो पहला वाला सेंटेंस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस काई में दिखाई दे रहा है, पास्ट का, पास्ट के इंडेफिनेट में दिखाई दे रहा है ना। यानी कि जब पहला सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनेट में है तो डेफिनेटली सेकंड सेंटेंस प्रेजेंट में कैसे हो सकता है। अगर वो घटना पास्ट की है तो जो वो बता रहा है वो भी तो पास्ट की ही होगी, वो थोड़ी प्रेजेंट की हो सकती है। अगर वो बात बाद में बताई उसने पास्ट में है तो बताई भी तो उसने पास्ट की ही होगी। यानी क्रिकेट, वो देखो आप यहाँ लिखा है आई एम प्लेइंग मैच, अगर इस सेंटेंस को देखोगे इसका मतलब निकल रहा है कि मैं मैच खेल रहा हूँ। और ये सेंटेंस का क्या मतलब है, उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया मैं मैच खेल रहा हूँ। कैसे पॉसिबल है, उसने जब बताया होगा तभी तो खेल रहा होगा, और जब उसने बताया तब वो टाइम था पास्ट, तो खेल भी तो पास्ट में ही रहा होगा। इसीलिए ध्यान रखें कि जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा टेंस भी चेंज किया जाता है, क्योंकि टेंस जो पहले वाला रहेगा वही टेंस आपके इसमें यूज़ होता है। यही आपको ध्यान में रखना है। ये आपके जो वाज वाला कंसेप्ट वो इसी बात के लिए यूज़ हो रहा है। क्लियर है, तो जो आपका चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब वो इसी बात के लिए है। क्लियर है। फोर्थ वाला जो ये तो आपका जो रूल था, ये कौन सा वाला था दोस्तों, ये आपका फोर्थ वाला था। पांचवा वाला रूल जो दोस्तों आपको चल रहा है वो लग रहा है आपको चेंज ऑफ अदर वाला वर्ड है ना, चेंज ऑफ अदर वर्ड, अदर वर्ड, ये आपका नेक्स्ट होगा। इसमें आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों इसमें कि जैसे सपोज नाउ वाला शब्द यूज हो रहा है, नाउ वाला शब्द मतलब क्या हुआ है, पास्ट में हो जाएगा, देन हो जाएगा, टुडे है तो प्रीवियस डे हो जाएगा, है ना। अगर यस्टरडे है तो डे बिफोर यस्टरडे हो जाएगा। मतलब किसी भी तरह के जो टॉपिक होते हैं जो उसके हिसाब से चेंज होता है। तो ये आपके पांचों रूल जो थे वो नरेशन के मैंने आपको समझा दिए। ध्यान रखने वाली बात दोस्तों ये है कि ये टॉपिक्स के सिर्फ रूल समझे हैं हमने आज। इसमें आपको किसी भी तरह के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश नहीं की गई है। अब आपको जो नेक्स्ट पार्ट जो आपका पार्ट रहेगा वो उसी चीज़ के लिए रहेगा कि अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे और पास्ट में चेंज करते जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट से मतलब पूरे टेंसेस की नरेशन सीखेंगे सबसे पहले, फिर हम इंटरोगेटिव के बनेंगे, फिर हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बनेंगे, फिर आपके इम्परेटिव के बनेंगे। और मैक्स टू मैक्स ये जो नरेशन का टॉपिक है वो आपको 3 क्लासेस में और ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आपकी 2 वीडियो से दूसरी वीडियो है, आपके 3 पार्ट और रहेंगे। इसके तीनों पार्ट में नरेशन आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और ये टॉपिक आपको ऐसे दिमाग में रहेगा कि आपको कभी भी नरेशन दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर वे में उसके कंसेप्ट को लिख भी लो तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ अच्छे से आ जाएगी दोस्तों। तो आज की जो क्लास है मैं इसी रूल्स पे आगे ख़त्म करता हूँ दोस्तों। आगे की जो क्लास रहेगी इन्हीं के आगे बढ़ाई जाएगी। अब कोई बहुत स्लो मोशन में क्लास नहीं चलेगी, क्योंकि सारे जो रूल्स थे वो क्लियर होते चले गए हैं। अब मैं रूल्स बताते जाऊँगा और आपको पढ़ाते जाऊँगा और आपको बस रूल्स को फॉलो करना है, टेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा दोस्तों। यही मेरा कंसेप्ट था जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आज की जो क्लास है वो यही समाप्त करते हैं। इसके साथ ही आपको किसी भी तरह के अगर क्लास में डाउट्स होते हैं या किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डालें, आपके आंसर्स डेफिनेटली शॉर्ट आउट किए जाएंगे। और अच्छे से पढ़ते रहिए, गवर्नमेंट जॉब लेते रहिए और बढ़िया अच्छी लाइफ जिए। इसी के साथ आज की जो क्लास है ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।